बीएस क्लासेज फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। हम आपके लिए आज लेके आ गए हैं आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे आज के दिन के साथ। आज का दिन है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसको साथ हम इको डे के नाम से भी जानते हैं। विश्व पर्यावरण की जो शुरुआत है वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए 1972 में की थी और इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित जो विश्व पर्यावरण जो सम्मेलन था उसमें चर्चा करने के बाद इसको स्टार्ट किया गया। तो इसका जो स्टार्टिंग में जो इसके विषय में बात हुई थी, आज क्या है पहले तो ये लिख लेते हैं। आज है 5 जून, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसको हम साथ ही इको डे भी बोलते हैं। इस दिन की शुरुआत थी वो संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने, संयुक्त राष्ट्र ने 1972 के में जो सम्मेलन हुआ था, जो 5 जून से 16 जून तक के सम्मेलन में इस पर चर्चा की थी और उसके बाद इसको 5 जून 1974 से इसको मनाना स्टार्ट किया। मतलब जो पहला जो पर्यावरण दिवस था वो 5 जून 1974 को मनाया गया। तो सबसे पहला पर्यावरण दिवस कब था? पहला पर्यावरण दिवस था 5 जून 1974। तो इसके जो विषय में जो स्टार्टिंग में जो बात है वो 1972 में 5 जून से 16 जून तक इनका जो एक वो सम्मेलन चला था, विश्व पर्यावरण सम्मेलन, उसमें इसके विषय में चर्चा की गई और उसके बाद 5 जून 1974 से पहला जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो स्टार्ट हुआ मनाना। ये 5 जून 1974 को पहला मनाया गया था। और जो 2021 की जो थीम है वो थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की। मतलब इसमें जो क्षतिग्रस्त हुए या नष्ट हो चुके जो पारिस्थितिक जो तंत्र हैं उनको फिर से बेहतर बनाने में सहयोग देने के लिए ये थीम रखी गई है। मतलब जो पारिस्थितिक तंत्र जो बिल्कुल ही नष्ट होने की कगार पे है या बिल्कुल नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, उनको एक तरीके से संरक्षण देने की इसमें बात कही गई है। तो इस साल जो 2021 की जो थीम है वो क्या है? विश्व पर्यावरण 2021 की थीम है, ये है इको सिस्टम रिस्टोरेशन की। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की ये जो थीम है, इसका मतलब है कि जो पारिस्थितिक तंत्र जो अभी नष्ट होने की कगार पे बिल्कुल नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, उनको संरक्षण प्रदान करना। और जो इस साल का जो मेजबान देश है, जो विश्व पर्यावरण दिवस का जो मेजबान है वो कौन है? इस साल का जो मेजबान जहाँ पे इसके जो ये कार्यक्रम होंगे तो वो देश है पाकिस्तान। इस साल का मेजबान है पाकिस्तान, जहाँ पे विश्व पर्यावरण संबंधी जो भी कार्यक्रम हैं वो वहाँ पे पाकिस्तान में होंगे। तो चलिए पर्यावरण दिवस के बारे में, आज का जो है विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में जो मोटी मोटी बातें मैंने बता दी। मैं साथ ही हमें भाई पर्यावरण दिवस है तो मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूँगा कि कम से कम हम अपने जीवन में मतलब साल में कम से कम एक पेड़ तो लगाएं और उसकी पूरी देखभाल जरूर करें। तो विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में मैं भी यही कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अभी अभी हाल ही में नीति आयोग ने एक भारत के जो सतत विकास एक लक्ष्य है, जो इसको SDG बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो इसकी अभी एक इंडेक्शन लिस्ट जारी की है। तो उस लिस्ट में ये बताया गया कि राज्य सरकारों ने कितना विकास किया है, मतलब उनकी जो विकास की जो लिस्ट है वो लिस्ट आई है और ये उसकी 3rd लिस्ट है। मतलब इससे पहले जो उन्होंने जो संस्करण जारी किए थे वे पहले 2 जारी हो चुके हैं, अब ये 3रा संस्करण जारी किया है। तो इस संस्करण में जो सबसे पहले स्थान पे है वो है केरल और दूसरे स्थान पर है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। ये बराबर अंक लेकर ये दूसरे स्थान पे है। तो कौन सा वो आया है? भारत के सतत विकास लक्ष्य, भारत के सतत विकास
लक्ष्य 2020-21 इसकी अभी लिस्ट आई है। और इस लिस्ट में इसका जो मतलब है, इसका मतलब है कि राज्य सरकारों के जो प्रदर्शन की, जो विकास में जो प्रदर्शन की है जो रैंकिंग, वो जारी की गई है। और इस प्रदर्शन का, इस रैंकिंग का जो पैमाना है वो होता है कि गरीबी का जो निवारण है और भूख को खत्म करना, स्वास्थ्य और लोगों का जो कल्याण है उसके प्रति सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो, शिक्षा की गुणवत्ता, साफ पानी, सफाई, साफ ऊर्जा और लिंगानुपात, जो लिंग में जो समानता जैसे जो कार्य हैं उनमें ये जो उद्देश्य हैं इसके, ये किस हद तक पूरे किए सरकार ने, राज्य सरकारों ने। तो ये उसके लिए ये लिस्ट जारी की जाती है और इसका ये तीसरा संस्करण है। तो इसका अभी कौन सा संस्करण जारी हुआ है? तो ये जारी हुआ तीसरा संस्करण। तो इसमें जो टॉप है, जो फर्स्ट नंबर पे है वो है केरल, पहले नंबर पर है केरल, और दूसरे नंबर पर है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सेम अंक लेकर एक से उस पर है, मतलब दूसरे स्थान पर है। तो इसमें जो केरल ने जो अंक लिए हैं, केरल ने अंक लिए हैं 75 और हिमाचल और तमिलनाडु ने 74। केरल के जो इसमें अंक मिले हैं, केरल को मिले हैं 75 और इन दोनों को मिले हैं सेम 74। तो इसके बाद अगर तीसरे नंबर की बात करूं तो तीसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के जो अंक है वो हैं 72। आंध्र प्रदेश के अंक है 72। और इस लिस्ट में इसमें सबसे जो निचले जो स्थान प्राप्त किया है वो प्राप्त किया है बिहार ने। तो सबसे लोवेस्ट जो स्थान है वो है बिहार का। बिहार को इसमें 52, मतलब 52 अंक इसमें मिले हैं। इसकी जो रैंकिंग आई है, जो रैंक आई है बिहार की, सबसे कम 52 रैंक आई है। और मतलब इस बार इतनी जरूर है कि जो जितने सभी राज्यों की जो रैंक है वो 50 से ऊपर है। सबसे कम रैंक किसकी आई है? बिहार की 52, और सबसे ज्यादा है केरल की। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो इसमें हरियाणा राज्य की जो रैंक है वो रैंक आई है 67। तो ये हरियाणा जीके का भी क्वेश्चन हो गया, हरियाणा कंठ केस का भी, कि भारत के सतत विकास लक्ष्य 2020-21 के तीसरे संस्करण में हरियाणा की रैंक, तो हरियाणा की रैंक होगी 67। और अगर सबसे टॉप राज्य की बात की जाए तो केरल 75, सबसे लास्ट की बात की जाए तो बिहार 52। और साथ ही अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो सबसे जो टॉप में है, ये तो राज्य की बात होगी, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो इस लिस्ट में सबसे टॉप पर चंडीगढ़ है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे टॉप पर है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की जो रैंक है वो है 79। मतलब केरल से भी 4 जो रैंकिंग ज्यादा है केरल की। तो केरल से भी ये चंडीगढ़ की रैंकिंग 4 ज्यादा, अगर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात की जाए तो। और जो दूसरे स्थान पर है जो दिल्ली, और दिल्ली का जो अंक है वो है 68। दिल्ली को जो रैंक मिली है वो मिली है 68। दिल्ली की रैंक है 68। और इसमें केंद्र शासित प्रदेश में सबसे नीचे है दादर नगर हवेली और मालदीव, उनको रैंक मिली है सबसे नीचे। इसमें केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप, और इनको जो रैंक मिली है वो मिली है 62। मतलब इनकी जो रैंक आई है 62 रैंक आई। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे टॉप पे 79 और दिल्ली दूसरे पे 68। और अगर इसमें 68 एक और के भी, औरों के भी है, तो हम बात करेंगे वैसे इनकी, चंडीगढ़ 79 और दिल्ली 68। राज्य की बात करेंगे तो सबसे पहला नंबर है केरल का और सबसे लास्ट का है बिहार का। और हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा को इसकी रैंक आई है 67। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF ने 1 जून 2021 को अपनी मतलब समिति पर जो RSOD को इन्होंने अपनी समिति में चुना है। तो इंटरनेशनल जो डेयरी फाउंडेशन है ये एक तरीके का अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और गैर लाभकारी एक संगठन है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि विश्व के एक सुरक्षित और टिकाऊ डेयरी के साथ पोषण देने में मदद करना। तो
आईडीएफ के जो नए जो समिति में जो लिए गए हैं वो कौन है? आईडीएफ के जो समिति में नए लिए गए हैं उनका नाम है आर एस सोडी। क्या है? आईडीएफ समिति में जो भारतीय लिए गए हैं, आईडीएफ समिति में शामिल किए गए हैं, वो किए गए हैं आर एस सोडी। इनको समिति में लिया गया है। ये वैसे गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन जो संघ लिमिटेड है उसके प्रबंधक निदेशक हैं, जो कि अमूल के अंडर आता है, जो कि एक दूध जो डेयरी संस्था है, ये उसके प्रबंध निदेशक हैं। वो है गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड, जो कि अमूल के अंडर आता है। तो ये कौन लिए गए हैं आईडीएफ के समिति में? आर एस सोडी। कब लिए गए हैं? 1 जून 2021 को। ये कब गए हैं? ये 1 जून 2021। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन आईडीएफ, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, तो इस समिति में लिए गए हैं आर एस सोडी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन आईबीएफ, दूरदर्शक प्रसारण की जो शीर्ष संस्था है उसके नए महासचिव अभी नियुक्त किए गए हैं। तो उनका नाम है सिद्धार्थ जैन, जिसकी घोषणा हाल ही में आईबीएफ ने की है। और जो आईबीएफ का जो नया नाम है उसको अभी जो नए नाम से जो जाना जाएगा वो नया नाम होगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। तो फिलहाल जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग जो फाउंडेशन है उसके जो दूरदर्शक प्रसारण समिति शीर्ष संस्था के नए महासचिव कौन बनाए गए हैं? आईबीएफ क्या है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। और अभी जो इसके महासचिव बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं महासचिव? अभी इसके महासचिव बनाए गए हैं सिद्धार्थ जैन। ये अभी इसके महासचिव बनाए गए हैं। और जो सिद्धार्थ जैन हैं ये अभी टर्नर इंटरनेशनल इंडिया के साथ जो वरिष्ठ उसके उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो दक्षिण एशिया के रूप में भी अपना कार्य संभाल रहे थे। और अभी मतलब 30 अप्रैल 2021 तक इसका कार्यभार संभाल रहे थे। कब तक संभाल रहे थे ये? अभी जो लास्ट इसका जो कार्य था वो था 30 अप्रैल 2021 तक। ये किसके रूप में कार्य कर रहे थे? ये कर रहे थे टर्नर इंटरनेशनल इंडिया के वरिष्ठ टर्नर इंटरनेशनल इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधक, टर्नर इंटरनेशनल इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधक और क्या बोलते हैं उसको, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सॉरी प्रबंध निदेशक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, इसके रूप में ये पहले कार्य कर रहे थे 30 अप्रैल 2021 तक। उसके बाद अब इनका जो ये इस पर महासचिव के पद पर, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के महासचिव के पद पर सिद्धार्थ जैन को अभी बनाया गया है। और जो आईबीएफ है, जो ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, अब ये नए नाम से जाना जाएगा, जो कि होगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। डिजिटल फाउंडेशन इसमें इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि अब डिजिटल कंटेंट भी आने लगा, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और एमएक्स प्लेयर इत्यादि इस टाइप की जो ये होती हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म जिनको हम बोलते हैं। अब इनके आने के पश्चात सरकार ने इनको अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने अंडर। और उसके बाद अब उसी के ध्यान में रखते हुए इसका नया नाम अभी बदला जाएगा। जो आईबीएफ है, जो नए नाम से जाना जाएगा वो होगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। शीघ्र ये नए नाम से जाना जाएगा।
तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के महासचिव सिद्धार्थ जैन। और अगर हम बात करें तो आईबीएफ के अध्यक्ष, तो आईबीएफ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं के माधवन। तो आईबीएफ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं के माधवन। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है डब्ल्यूएचओ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को अभी तक तंबाकू नियंत्रण के जो क्षेत्र में उनकी जो उपलब्धि हैं उनके लिए उनको डब्ल्यूएचओ महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार अभी उनको दिया गया है। इस पुरस्कार से डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी मैंने हाल ही में एक पिछले वीडियो में बताया था कि तंबाकू निषेध दिवस वो कब था, वो था 31 मई को। हर साल 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। उसी दिवस को ध्यान में रखते हुए उसी दिवस को मतलब हर साल जो ये डब्ल्यूएचओ है ये हर साल 6 डब्ल्यूएचओ के जो क्षेत्र हैं उनमें किसी व्यक्ति या संस्था को इस प्रकार का जो कि तंबाकू नियंत्रण में अपना उल्लेखनीय कार्य करते हैं उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको मान्यता देता है, उनको ये अवार्ड देता है, मतलब एक तरीके से प्रोत्साहित करता है। तो इस पुरस्कार को जो है इसे डब्ल्यूएचओ के जो महानिदेशक हैं वो विशेष मान्यता पुरस्कार और विश्व जो तंबाकू निषेध जो दिवस के जो पुरस्कार हैं वो इस दिन उनके हाथ से ये दिए जाते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने किसको दिए ये अवार्ड अपना देश में, तो डब्ल्यूएचओ ने ये दिया है डॉक्टर हर्षवर्धन को जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। किसको दिया है डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा अवार्ड, डब्ल्यूएचओ इसका अवार्ड ये है डब्ल्यूएचओ महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार। डब्ल्यूएचओ महानिदेशक विशेष मान्यता, डब्ल्यूएचओ महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार। और ये किसको दिया गया है भारत में, इस बार दिया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को जो कि क्या है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। इन्होंने जो 2019 में जो ई सिगरेट और जो गर्म तंबाकू उत्पादों को जो प्रतिबंध लगाने के लिए जो कानून बनाया था उन कानूनों को बनाने में इन्होंने काफ़ी मदद की थी, बहुत बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने उनको इस साल ये डब्ल्यूएचओ महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार इसलिए उनको इस साल दिया गया, इसके लिए उनको चुना गया है। किसको, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और इस जो अवार्ड की घोषणा वो घोषणा कब हुई थी, घोषणा हुई थी वो हुई थी 1 जून को। कब हुई थी, 1 जून को इस अवार्ड की घोषणा हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि अभी एक ऐप लॉन्च की जो कोविड-19 का जो सेकंड वेव चल रही है उस वेव को ध्यान में रखते हुए अभी जो अमेरिका में जो प्रवासी भारतीय जो डॉक्टर हैं उन्होंने वहाँ पे मदद लेने जो भारतीय जो पेशेंट हैं जो भारतीय लोग हैं उनकी मदद के लिए एक ऐप बनाई है जिसका नाम है मदद मैप्स। मतलब इस मैप के माध्यम से ये क्या होगा कि जो भारत में जितने भी जो अस्पतालों में जो खाली बेड उपलब्ध हैं वो उसमें शो होंगे, तो जिससे कि जो कोविड-19 के जो पेशेंट हैं जो उनके जो परिजन हैं उनको हॉस्पिटल ढूंढने में ज़्यादा परेशानी ना हो जहाँ पे खाली बेड हैं। तो ये जो ऐप है इसका नाम क्या है, मदद ऐप। और इसको किन्होंने बनाया है, तो इसको बनाया है अमेरिका और भारत में प्रवासी भारतीयों के 15 डॉक्टरों और 12 पेशेवरों की टीम ने। तो कौन सी ऐप बनाई गई है, मदद मैप्स। क्या नाम उस ऐप का, मदद मैप्स। ये किस लिए है, कोविड-19 की जो दूसरी लहर चल रही है उसके लिए अस्पतालों में खाली बेड की जानकारी, मतलब ये अस्पताल में जो रियल टाइम जानकारी देगी भाई अभी किसी भी शहर में किसी जो अस्पताल हैं उनमें कितने बेड खाली हैं या नहीं है, तो उसकी जो रियल टाइम जानकारी है, रियल टाइम जो डेटा होगा
वो इस पे अपलोड होगा और उसी के साथ ये उसकी जानकारी आपको देगा। और जो ये प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट ये पोर्टल जो ये ऐप बनाई गई है, ये किसके अंडर बनाई गई है? प्रोजेक्ट मदद के द्वारा। इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है किसके अंडर? ये है प्रोजेक्ट मदद। प्रोजेक्ट मदद के अंडर इस ऐप को, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और ये जो किसने इसका जो मुख्य जो इसके बनाने वाले हैं, जो जिसका ये आइडिया था, वो है वाशिंगटन बेस्ड एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजेश अनुमोलू। कौन है? डॉक्टर राजेश अनुमोलू। ये इसके मुख्य वास्तुकार हैं, मुख्य जिनका ये आइडिया था, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया बनाना इस ऐप का। और ये कहाँ पे रहते हैं? ये वाशिंगटन में रहते हैं, वाशिंगटन बेस्ड डॉक्टर हैं ये, वाशिंगटन बेस्ड डॉक्टर हैं ये, वाशिंगटन में ये रहते हैं। और इन्होंने ही ये भारतीय के जो प्रवासी भारतीय हैं ये, और इन्हीं का जो आइडिया था, ये मुख्य वास्तुकार यही हैं। इनको मैं देखते एक तरीके से कह सकता हूँ, मुख्य वास्तुकार। इस ऐप के जो मुख्य वास्तुकार हैं वो है डॉक्टर राजेश अनुमोलू। और ये जो ऐप लॉन्च की गई है, इसका नाम है मदद मैप्स। इसका जो मुख्य कार्य है इस ऐप का, वो है कोविड-19 के लिए जो मरीज हैं उनके लिए अस्पतालों में खाली बेड की रियल टाइम जानकारी देना। और इसको लॉन्च किसके अंडर किया गया? इसको लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट मदद के अंडर। और इसके मुख्य वास्तुकार कौन है? तो इसके मुख्य वास्तुकार है वाशिंगटन बेस्ड डॉक्टर राजेश अनुमोलू। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, तो कल आपके लिए फिर से नए क्वेश्चन कुछ लेके आएंगे। तो तब तक के लिए